नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज। इस सीरीज में हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं इनके नोट्स को कवर करते हैं। यहाँ पर हम पूरी किताब के नोट्स को सीरियल वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने नोट्स पब्लिकेशन की सिंगल वन लाइनर बुक को यहाँ पे शुरू किया है और आज हम इस सीरीज का 31वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने 30 पार्ट में 1500 प्रश्नों को यहां पे कवर कर लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा ये इस सीरीज का 31वां पार्ट होगा और इसमें भी हम उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? देखिए, उत्तराखंड राज्य का आकार है आयताकार का है। ठीक है, तो उत्तराखंड का आकार कैसा है? आयताकार है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए, आज के वीडियो में जो हमारा आज का पोर्शन हम जहां पे कवर पहुंचे हैं, हम कवर करते करते वहां पर उत्तराखंड की ज्योग्राफी के वन लाइनर्स आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगे। कुछ दिन पहले ही हमने उत्तराखंड के पूरे भूगोल के ऊपर लगभग 100 MCQs को कवर किया था, तो आपका अच्छे से रिवीजन भी यहां पर हो जाएगा। वहां हमने MCQs के रूप में देखा, यहां पर आपका क्विक रिवीजन वन लाइनर के रूप में भी हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, पूर्व से पश्चिम तक राज्य की कुल लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड की कुल लंबाई है 358 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण तक कुल चौड़ाई पूछी जाएगी तो कुल चौड़ाई है उत्तराखंड की 320 किलोमीटर। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम तक 358 और उत्तर से दक्षिण तक 320। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे देश का 1.69% है। तो ये भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है? उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और यहां का लगभग 86% हिस्सा पर्वतीय है। केवल जो 13.93% है वो यहां का जो हिस्सा है वो मैदानी भाग है। बाकी 86% यहां का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती है? तो राज्य की पूर्वी सीमा पर, यानी कि राज्य की जो पूर्वी सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा, वो कौन बनाती है? तो ये बनाती है काली नदी। आपको याद रखना है। देखिए, राज्य की जो पूर्वी सीमा है, प्राकृतिक सीमा, ये काली नदी बनाती है। जो पश्चिमी सीमा है ये बनाती है टोंस नदी। ठीक है, उत्तर में आप जानते हैं वृहद हिमालय स्थित है, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक है और दक्षिण पूर्व की बात करें तो तराई है। ज्यादातर आपको ये तीन बातें याद रखनी है। एक, पूर्व में काली है, पश्चिम में आपकी टोंस नदी आती है और उत्तर में है वृहद हिमालय। नेक्स्ट है, नेपाल के साथ उत्तराखंड के कितने जनपदों की सीमाएं लगती हैं? तो नेपाल के साथ उत्तराखंड के 3 जनपद कौन कौन से? चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़। इन तीनों की सीमाएं उत्तराखंड की नेपाल के साथ लगती हैं। ठीक है, नेपाल के साथ ये तीनों पूर्वी सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड की पूर्वी सीमा लगती है और इसमें आपके चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ आ जाते हैं। उत्तर में आप जानते हैं तिब्बत के साथ लगती है, यानी कि चीन के साथ, दक्षिण में यूपी के साथ लगती है और उत्तर पश्चिम की साइड से उत्तराखंड हिमाचल के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट है और यहां पर ये 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक है आपका तिब्बत, यानी कि जो चीन का है, और दूसरा है आपका नेपाल। इन दोनों के साथ उत्तराखंड इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। आपको पूछा जा रहा है कुल इंटरनेशनल बॉर्डर की लंबाई कितनी है? तो ये है 625 किलोमीटर। ये पेपर में पूछा जाता है। लगभग 350 किलोमीटर इंडिया चीन के साथ, यानी तिब्बत के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है उत्तराखंड। ठीक है, और 275 किलोमीटर लगभग ये नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 625 किलोमीटर उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एक और क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपद कितने हैं? ठीक है, टोटल किलोमीटर कितना है? 625, लेकिन जनपद कितने हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए हैं? उत्तराखंड के 5 जिले हैं। कौन कौन से? एक है आपका
चमोली, एक है आपका उत्तरकाशी, एक है आपका पिथौरागढ़। ये तीनों के तीनों आपके चाइना के साथ लगते हैं। इसके बाद एक है आपका उधमसिंह नगर और एक है आपका चंपावत, ठीक है। और ये तीनों के तीनों आपके नेपाल के साथ लगते हैं, ठीक है। तो ये शुरुआत के 3 आपके लग जाते हैं किसके साथ? चाइना के साथ, और ये बाकी के 3 आपके नेपाल के साथ लगते हैं। क्योंकि यहां पर पिथौरागढ़ दोनों के साथ सीमा साझा करता है, इसीलिए 5 जनपद इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य के 5 जनपद कौन से हैं? देखिए, उत्तराखंड के 5 जिले जो हैं वो यूपी के साथ लगते हैं और 2 जिले हिमाचल के साथ लगते हैं। हिमाचल के साथ तो 2 जिले आपका, एक देहरादून लगता है और एक उत्तरकाशी लगता है, ठीक है। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में कौन सा दर्रा है, ये आपने कमेंट करके बताना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उत्तराखंड के जो 2 जिले हैं हिमाचल के साथ, यूपी के साथ उत्तराखंड के 5 जिले लगते हैं, जिसमें आपका एक है उधमसिंह नगर, जो कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है यूपी के साथ। अगर आपको पूछा जाए यूपी के साथ किस जिले की सबसे लंबी सीमा है, उधमसिंह नगर की। इसके बाद आता है नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। तो उत्तराखंड के ये 5 जिले आपके यूपी के साथ लगते हैं। नेक्स्ट है, एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 2 देशों से लगती हैं? तो ऊपर हमने देखा एकमात्र जिला जिसकी सीमा 2 देशों के साथ लगती है वो है पिथौरागढ़, ठीक है। और इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो वो भी पिथौरागढ़ है। ये चाइना के साथ भी लगता है और ये नेपाल के साथ भी लगता है। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल मंडल के में कुल कितने आंतरिक जिले हैं? ठीक है, यानी कि गढ़वाल मंडल में आंतरिक जिलों की संख्या आपने बतानी है। गढ़वाल मंडल में आंतरिक जिलों की संख्या है 2, ठीक है। और कुमाऊं मंडल में अगर आंतरिक जिले पूछेगा तो वहां पर भी संख्या कितनी है? 2। टोटल उत्तराखंड में कितनी है? उत्तराखंड में है 4 आंतरिक जिले। आंतरिक जिले वे जिले मैं कई बार बता चुका हूं जिनकी बॉर्डर ना तो किसी दूसरे देश के साथ लगती है और ना ही किसी दूसरे राज्य के साथ। 4 जिले कौन कौन से हैं? गढ़वाल में आपके 2 आंतरिक जिले हैं, एक है आपका टिहरी गढ़वाल और एक है आपका रुद्रप्रयाग। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में भी आपके 2 ही आंतरिक जिले हैं, एक है आपका अल्मोड़ा और एक है आपका बागेश्वर। नेक्स्ट है, गढ़वाल मंडल के कितने जिले कुमाऊं मंडल की सीमा से लगते हैं? अब देखिए, ये क्वेश्चन इसका पूछे जाने के 2 तरीके हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। गढ़वाल मंडल के कितने जिले हैं जो कुमाऊं मंडल के साथ लगते हैं? तो 2 जिले हैं, एक है आपका चमोली, ठीक है, और एक है आपका पौड़ी। तो गढ़वाल मंडल के केवल ये 2 जिले हैं जो कुमाऊं मंडल के साथ लगते हैं या उनकी सीमा को स्पर्श करते हैं। अब इसी प्रश्न को अगर उल्टा कर दिया जाए, कुमाऊं मंडल के कितने जिले हैं जो गढ़वाल मंडल को लगते हैं, तो इधर से केवल 2 जिले लगते हैं, लेकिन इधर से कुमाऊं की साइड से 4 जिले गढ़वाल मंडल को लगते हैं। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं से कौन कौन लगता है? तो पिथौरागढ़ लगता है, आपका बागेश्वर लगता है, आपका अल्मोड़ा और नैनीताल। तो कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल से लगते हैं और गढ़वाल के 2 जिले कुमाऊं से लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड राज्य को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? देखिए, उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक प्रदेश या 8 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। आपको ध्यान रखना है, सारे जो आपके आते हैं लघु हिमालय, शिवालिक, तराई भाबर, गंगा का मैदानी क्षेत्र, वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, वो सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? 8 भौगोलिक प्रदेशों में, ठीक है। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर आपको 3 वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी जिसमें आप अच्छे से इनको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उत्तराखंड का जो पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में हमने एक अलग सा वीडियो बना हुआ है जहां पे आपको सारे तथ्य डिटेल में मिल जाएंगे सीरियल वाइज। इसके बाद हमने कुछ दिन पहले ही एमसीक्यूज में इस पूरे टॉपिक को कवर किया है और अब आपका यहां पर ये वन लाइनर में भी कवर हो रहे हैं, तो आपका पूरे अच्छे तरीके से ये टॉपिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस हिमालय क्षेत्र को तिब्बती हिमालय या टैथिस हिमालय भी कहा जाता है? तो तिब्बती हिमालय, टैथिस हिमालय, टिबियान क्षेत्र, ये कहा जाता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र ये लगभग आपका 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है यह क्षेत्र, और इसका कुछ हिस्सा चीन के नियंत्रण में भी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किस हिमालय क्षेत्र का कुछ हिस्सा चीन के नियंत्रण में है? तो वो है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, काराकोरम,
कैलाश एवं लद्दाख श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? देखिए, जो काराकोरम श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, ये आपके ट्रांस हिमालय क्षेत्र के ही अंतर्गत आती हैं। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको हम कहते हैं, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहा जाता है, यह आपके काराकोरम श्रेणी में ही पड़ती है। और काराकोरम श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत की जो सर्वोच्च चोटी है K2, ये कहां पड़ती है? काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है? जो ट्रांस हिमालय है यह आपके अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। किस लाइन या जोन द्वारा हिमालय से ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय से ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय अलग होता है? देखिए, जो ट्रांस हिमालय है और जो वृहत हिमालय है, ये दोनों किस से अलग होते हैं? किस लाइन से, या इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? इन दोनों के बीच के क्षेत्र को सच्चर जोन या हिंज लाइन कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों ग्रेटर हिमालय यानी जिसे हम बृहत हिमालय कहते हैं, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, सब इसी के नाम हैं। ये अलग होता है ट्रांस हिमालय से, किसके द्वारा? सच्चर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, किस हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय भी कहा जाता है? तो हिमाद्री या उच्च हिमालय यह वृहत हिमालय को कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा वृहत हिमालय के कौन कौन से नाम हैं? एक नाम हमने ऊपर देखा, ग्रेटर हिमालय, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाएगा महान हिमालय, ठीक है। तो ये भी वृहत हिमालय का नाम है, इसे उच्च हिमालय कहते हैं। इसके अलावा इसे आंतरिक हिमालय, महाहिमालय, मुख्य हिमालय भी इसी को कहते हैं। तो ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे नाम आपके वृहत हिमालय के हैं। नेक्स्ट है, राज्य में वृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए, राज्य में जो वृहत हिमालय है यह आपके 4,500 से लगभग 78-17 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो क्षेत्र है कब तक, कहां से कहां तक है? 4,500 मीटर से लेकर 7,817 तक। और 7,817 आप जानते हैं उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है, जो है नंदा देवी पश्चिमी। तो यह भी आपके वृहत हिमालय में पड़ती है। राज्य में वृहत हिमालय श्रेणी कितने जिलों में फैली हुई है? जो ये उच्च हिमालय है इसका फैलाव किन किन जिलों में है? तो इसका फैलाव आपके टोटल 6 जिलों में पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये आपके 6 जिलों में फैली हुई है, जिसमें आपका उत्तरकाशी आता है, टिहरी गढ़वाल आता है, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ आता है, ठीक है। तो आपको नंबर याद रखना है, नंबर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे कम वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है? तो राज्य में सबसे कम वर्षा वृहत हिमालय क्षेत्र में होती है। ज्यादातर टाइम पूरे साल में इसका जो ये वाला क्षेत्र है वृहत हिमालय, ये बर्फ से ढका रहता है। किस जनजाति में ऋतु प्रवास पाया जाता है? यानी कि कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, यानी कि मौसम के अनुसार अपने आवास को बदलती रहती है? यह है भोटिया जनजाति। आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए भोटिया जनजाति को घुमंतु जनजाति भी कहा जाता है। अब देखिए, जो भोटिया जनजाति हैं ये वृहत हिमालय की मूल निवासी हैं। तो आपको क्वेश्चन बनता है, वृहत हिमालय के मूल निवासी कौन है? भोटिया जनजाति। वृहत हिमालय को ही महान हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है, बताइए वृहत हिमालय या महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये होगी भोटिया जनजाति। अब आपके 3 क्वेश्चन बन गए। अगर आपको पूछेगा उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो आप बताएंगे थारू। अगर पूछेगा सिर्फ गढ़वाल की तो आप बताएंगे जौनसारी, और अगर पूछेगा सिर्फ महान हिमालय की तो आप बताएंगे भोटिया जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट है, वृहत हिमालय मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? तो वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच आपकी क्या पाई जाती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या जिसे केंद्रीय भ्रंश रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा MCT, ये किस किस के बीच पाई जाती है? यह आपके वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? इसको मध्य करना। राज्य में मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है 1200 से लेकर 4500 मीटर तक। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है।
शीतोष्ण जलवायु किस ऊंचाई पर पाई जाती है? तो देखिए राज्य में शीतोष्ण जलवायु ये आपके 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। एक यहां पर आपको नाम याद रखना है, वनस्पति शास्त्री हैं आपके एससी खरकवाल। इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो जो एमसीक्यू वाला था उसमें भी बात करी थी। एससी खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को वनस्पति के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर 6 क्षेत्रों में बांटा है। उन्हीं में से एक क्षेत्र है शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, अन्य कौन कौन से हैं, इन्होंने किस तरीके से बांटा है, एक टेबल आपको पूरा वो याद रखना है। ठीक है, उपोष्ण जलवायु 900 मीटर तक, गर्म शीतोष्ण 900 से 1800, शीत शीतोष्ण ये आपके 1800 से 3000। इसके अलावा जो एल्पाइन जलवायु है 3000 से 4200, हिमानी जलवायु ये आपके 4200 के ऊपर है, और शीत शुष्क जलवायु ये आपके 2500 से 3500 के बीच में है। ये पूरा आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? देखिए कोणधारी वनों के बारे में पूछा जाता है। कोणधारी वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो है चीड़। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। जो मध्य हिमालय है जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक के बीच में मेन सीमांत दरार या जिसे मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF कहते हैं। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में है? आपके मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है। दूधातोली श्रृंखला राज्य के किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड का पामीर किसको कहते हैं? दूधातोली श्रृंखला को। और यह आपके लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है किस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है दूधातोली श्रृंखला, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और अगर पूछा जाएगा किन किन जनपदों में पड़ता है, क्योंकि इसका फैलाव है एक से ज्यादा जनपदों में, तो ये आपका कुछ हिस्सा ये अल्मोड़ा में पड़ता है, चमोली में फैला है और पौड़ी में फैला है। तो यह जो दूधातोली श्रृंखला है अगर पूछेगा कौन से हिमालय क्षेत्र में है तो आप बताएंगे मध्य हिमालय में है। और अगर पूछेगा किन किन जनपदों में है तो अल्मोड़ा, पौड़ी और आपके चमोली जनपद में ये फैला हुआ है। दूधातोली श्रृंखला से किन 5 नदियों का उद्गम होता है? तो दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं। यह आपकी कौन कौन सी हैं? आपकी एक है पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो और पश्चिमी नयार नदी और पूर्वी नयार नदी। तो आपके दूधातोली श्रृंखला से कितनी नदियां आती हैं? 5 नदियां। कौन कौन सी आती हैं ये सारी आपको याद रखनी है, पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली क्षैतिज और चौरस घाटियों को क्या कहा जाता है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो क्षैतिज और चौरस घाटियां पाई जाती हैं इन्हें दून कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। पश्चिम में इनको दून कहते हैं, पूर्व में इनको द्वार कहते हैं। ठीक है, पतली दून या कोटा दून नामक दून किस जनपद में स्थित हैं? तो देखिए पतली और कोटा ये 2 दून हैं, ये आपके नैनीताल जनपद में पड़ते हैं। इसके अलावा 2 दून और आते हैं आपके कोठारी दून और चौखम दून। ये कहां पड़ते हैं? ये आपके पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं। नेक्स्ट है दून घाटी क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दून घाटी क्षेत्रों में आपकी उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाही हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। तो बाही हिमालय और हिमालय का पाद यह शिवालिक क्षेत्र को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आंतरिक हिमालय किसको कहते हैं? उच्च हिमालय को। और बाही हिमालय किसको कहते हैं? शिवालिक को। ठीक है, हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है? ये जो सारी हिमालय की अलग अलग श्रेणियां हमने पढ़ी, इनमें अगर सबसे नई श्रेणी पूछी जाएगी तो वो है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये हिमालय की सबसे नवीन भाग है, इसीलिए इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनता है हिमालय की किस श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो वो है आपकी शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम था मैनाक पर्वत। क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन काल में शिवालिक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। ये जो शिवालिक शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ होता है शिव की भौहें। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा
शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? तो शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय से अलग होती है, अभी हमने ऊपर देखा, वृहत सीमांत दरार, या जिसको वहां पर हमने मेन सीमांत दरार करके पढ़ा, या फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसे मेन बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं, यानी कि MBF की बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, शिवालिक क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शिवालिक क्षेत्रों में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में आपकी उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया था कि भाबर पेटी में किस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं? उपोष्ण जलवायु की, ठीक है। किस क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है? तो महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से बना है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्योंकि आपके महीन कणों से बना है, तो इसका जो यहाँ की मिट्टी है काफी दलदली होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी होती है, यहाँ की जो भूमि है काफी दलदली होती है। नेक्स्ट है हमारा, किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में, पूछा गया है पेपर में, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, और एक और चीज आपको याद रखनी है, जो तराई वाला क्षेत्र है यहां पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, मिट्टी यहां की दलदली होती है, यानी इसी के कारण जो मिट्टी यहां की होती है, तराई क्षेत्र की मिट्टी धान और गन्ने की फसल के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो पूछा जाता है धान और गन्ने की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो आप बताएंगे तराई मिट्टी। नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है वहां की मृदा को क्या कहते हैं? तो ये हमने लास्ट में भी देखा था, जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं हरिद्वार की साइड, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, वहां के मिट्टी को खादर या नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां की मिट्टी को बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राज्य में सबसे बड़ी आपदा 16-17 जून 2013 को किस नदी में आई थी? तो राज्य की सबसे बड़ी जो आपदा आई थी ये 16-17 जून 2013 को मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने की वजह से आई थी। जो चौराबड़ी ग्लेशियर था उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है, और जिस कारण मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो किस नदी में आई थी बाढ़? 2013 में ये बाढ़ मंदाकिनी में आई थी। नेक्स्ट है, केदारनाथ आपदा में सेना कौन सा राहत अभियान चलाया था? तो केदारनाथ आपदा में सेना के द्वारा कौन सा राहत अभियान चलाया गया था? इसका नाम था ऑपरेशन सूर्य होप, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जा चुका है। उत्तराखंड को भूकंप दृष्टि से किस जोन में रखा गया है? तो उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से जोन 4 और जोन 5 में रखा गया है। पूरे भारत को 5 जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें जोन 4 और जोन 5 में उत्तराखंड भी शामिल है, ठीक है। जोन 4 में उत्तराखंड का देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंह नगर ये जिले आते हैं, और जोन 5 में यहाँ पर आपके जो रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ ये जिले यहां पर आते हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग भी आपके जोन 5 में ही आता है। नेक्स्ट है, राज्य में भूकंप तीव्रता मापने के लिए किन स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं? तो राज्य में भूकंप तीव्रता मापने के लिए 3 स्टेशनों पर आपके भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं, 3 स्थानों पर। एक है आपके देहरादून में, एक आपकी टिहरी में, और एक है चमोली के गरुड़ गंगा में, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया है? तो देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे निपटने के लिए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है, और ये किस मॉडल पर आधारित है? ऑस्ट्रेलियन मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, राज्य में एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था? जो एनडीआरएफ है इसके तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन 9 अक्टूबर 2013 को किया गया था, ठीक है। कहीं पर इसकी डेट आपको 21 जुलाई 2013 भी मिलती है, वो सही नहीं है। एसडीआरएफ की स्थापना कब हुई अगर आपको पूछा जाएगा, आप 9 अक्टूबर 2013 ही बताएंगे, ठीक है। जो एसडीआरएफ अपना स्थापना दिवस मनाती है वो भी 9 अक्टूबर को ही मनाती है, ठीक है। चलिए,
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में क्रमशः कितने प्रतिशत वन आवश्यक हैं? जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी इसके अनुसार जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहां पर लगभग 60% वन होने चाहिए और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर लगभग 25% वन होने चाहिए। ओवरऑल की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 33% वन होने चाहिए। लगभग अभी 24% के करीब है लेकिन 33% होना चाहिए। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? तो ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति ये आई थी 1894 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति आई थी ये 1952 में आई थी और जो नई वन नीति आई थी संशोधित होकर ये 1988 में आई थी। तीनों याद रखना है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह आपके देहरादून में स्थित है। यही जो भारतीय वन सर्वेक्षण है इसी के द्वारा जो द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है वनों को लेकर के वो इसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भारतीय वन सर्वेक्षण है 1981 में बना, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है और जो वनों की हर 2 साल में रिपोर्ट जारी होती है कि किस जगह पर किस राज्य में कितने वन हैं, क्या कंडीशन है वनों की, तो वो जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण। कब से इसने द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करी है? तो 1987 से इसने शुरू किया है। स्थापना 81 में होती है। द्विवार्षिक रिपोर्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट हम जिसको कहते हैं ये 1987 से ये जारी करता है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? जो वन संरक्षण अधिनियम है ये आपके 1980 में पारित हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ये कब बना था? तो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ये 1976 में आया था। ठीक है, भारत वन अधिनियम ये कब आया था? तो ये अंग्रेजों के टाइम पर 1927 में आया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, खासतौर पर ये दो, एक 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और एक 1976 का ट्री प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने 31वां भाग यहां पर कवर किया और जो उत्तराखंड का ज्योग्राफी से रिलेटेड वन लाइनर थे वो भी आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है लेटेस्ट वाली उसके तथ्यों को यहां पर जानेंगे, उसके नंबर्स को हम यहां पर देखेंगे कि उत्तराखंड में वन कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो नंबर्स पूछे जाते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।